हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 9 का चैप्टर 1, इसका मैंने एक वीडियो डाली थी, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको ये बता दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगनिंग और फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब हम आगे वाला टॉपिक करेंगे, टॉपिक 2। यहाँ से शुरू करूँगी आज, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें क्या क्या हुआ था, इस पूरे को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ है, मैंने आपको बुक दिखा रखी है। अब हम शुरू करेंगे। लुइस 16 को टैक्स बढ़ाने थे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि जैसे उन्हें कोर्ट को मेंटेन करना है, आर्मी को मेंटेन करना है, बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको टैक्स इंक्रीज़ करना पड़ा इस वजह से। अब इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पे एक रूल था कि किंग बिना परमिशन के, मतलब बिना एक मीटिंग बुलाए स्टेट जनरल की मीटिंग बुला के ही वो एक न्यू टैक्स का लॉ जो है वो बना सकता है। तो उसको टैक्स लगाने के लिए स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी होगी। स्टेट जनरल था क्या? वो एक है पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें तीनों स्टेट, हमने 3 स्टेट पढ़े हैं। ये है फर्स्ट स्टेट, यहाँ है सेकंड, यहाँ है थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों स्टेट के लोग आने चाहिए। ठीक है, और उनमें से होना क्या चाहिए, मीटिंग लास्ट टाइम जो मीटिंग बुलाई गई थी वो थी 1614 में, और अब लुई 16 एक मीटिंग बुला रहा है 5 मई 1789 को। लास्ट मीटिंग हुई थी 1614 में और अब होगी 5 मई 1789 को। ठीक है, इसमें भी इन्होंने मीटिंग इसलिए ही बुलाई थी क्योंकि उन्हें टैक्स इंक्रीज़ कराना था। अब जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे, फर्स्ट और ये सेकंड, इनके आ रहे थे 300 मेंबर, 300 रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जो थर्ड स्टेट था इसके आ रहे थे 600 मेंबर। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो मेनली थे एजुकेटेड मेंबर्स और प्रॉस्परस, जो लोग रिच हैं, मतलब थर्ड स्टेट में जो मेन रिच मेंबर्स हैं और एजुकेटेड हैं, वो लोग आते थे थर्ड स्टेट में, जो रिप्रेजेंट करते थे थर्ड स्टेट को। जो पीसेंट थे, आर्टिशियंस थे, वुमेन थी, उन्हें एंट्री नहीं दी जाती थी असेंबली में। ठीक है, उसके बाद इन्हें एंट्री नहीं दी जाती तो इन्होंने बहुत सारे लेटर्स लेके 40,000 लेटर्स लेके फिर इन्हें थोड़ा बहुत आना थोड़ा बहुत अलाउड हो गया था। तो गाइज़, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है जैसे हर एक स्टेट का एक वोट होता था। इसका मतलब क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। सपोज़ ये फर्स्ट स्टेट है, यहाँ पे ये जो है ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट है। तो जितने भी इससे जो फर्स्ट स्टेट है इसका पूरे का एक वोट होगा। इस पूरे जितने भी 300 मेंबर हैं तो सबका मिला के एक ही वोट होगा, इसका भी एक ही वोट होगा। तो इसमें होता क्या था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उन्हें तो टैक्स पे करने नहीं होते थे, तो वो कोई भी लॉ थर्ड स्टेट के ऊपर अप्लाई कर देते थे। क्यों? क्योंकि ये 2 हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी हुई, ये सिंगल 1 है, तो इनकी सुनी जाती थी। इस बार लोगों ने, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि जितने भी मेंबर हैं, सपोज़ फर्स्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, इसमें सपोज़ 300 मेंबर हैं, तो हर एक मेंबर का एक अलग अलग वोट होना चाहिए, सिंगल वोट। लेकिन किंग ने ये चीज़ मना कर दी। फिर दिस was one of the democratic principles put forward by philosopher like Rousseau in the book Social Contract। ये जो चीज़ थी कि लोगों ने बोला कि हर एक इंसान का एक वोट होना चाहिए, ये बात रॉसुए जो है फिलोसफर, इसने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नाम दिया है।
ठीक है। अब जब किंग ने ये रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान का एक वोट है, तो फिर क्या किया लोगों ने, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो वहाँ जो मीटिंग थी वहाँ से वापस आ गए। वो वापस आ गए मीटिंग से, असेंबली जहाँ हो रही थी, और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू की। प्रोटेस्ट में उन्होंने किया क्या, अभी तो उन्होंने कुछ शुरू नहीं किया एकदम से। जैसे इन्होंने 20 जून को वो लोग असेंबल हुए, सारे लोग साथ में आए। कहाँ पे आए, इंडोर टेनिस कोर्ट में आए। ये कहाँ था, ग्राउंड ऑफ वर्सलीज में। और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और उन्होंने बोला वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक फ्रांस के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, और उसमें जो पावर है मोनार्च की, जो किंग की पावर है वो कम नहीं होती, और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास पावर है वो भी कम नहीं होती, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो नेशनल असेंबली बनाई गई, इसके लीडर कौन थे, इसके लीडर दो थे, मिराबिये एंड एबेसियास। मिराबिये जो था वो एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, मतलब वो फर्स्ट एस्टेट का हुआ, लेकिन उसे लगा कि इनके साथ गलत हो रहा है और इनके जो फ्यूडल प्रिविलेज हैं वो इन्हें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये इनकी साइड आया और इसने जो नेशनल असेंबली है उसका ये रूलर बना, मतलब ये उसे रूल करेगा। ठीक है। उसने एक जर्नल निकाला और उसमें उसने बताया और उसने अपनी पावरफुल स्पीचेस दी जिससे लोगों को समझ आए उनके साथ अभी तक क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे पिक्चर दिया है जो ओथ हुई थी, टेनिस कोर्ट ओथ, जो इंडोर टेनिस कोर्ट में हुआ इंडोर टेनिस कोर्ट में हुआ, वो सब इसमें दिखाया गया है। अब हमने पढ़ा जो मिराबिये था वो नोबल उसका था, एबेसियास जो था वो एक प्राइस था, मतलब ये भी है सेकंड स्टेट का, ये सेकंड स्टेट का हो गया। ये इसने क्या लिखा, इसने एक पैम्पलेट लिखी, उसका टॉपिक था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। अब जब ये सब हो रहा था, जो नेशनल असेंबली थी वो बिज़ी थी वर्सलीज में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कराने में और बहुत सारी चीज़ों में। फिर एकदम से एक सर्फ विंटर आया और उससे विंटर हुआ, जो हार्वेस्ट था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। इस वजह से जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब जो बेकर्स थे जिनके पास ब्रेड थी वो देने में भी उन्हें भी दिक्कत होती थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए भी लेना है। लेकिन अब उन्होंने, जैसे सपोज़ अब एक बेकरी की शॉप है, उसके आगे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं लोगों की ब्रेड ख़रीदने के लिए, लेकिन जब तक किसी की बारी आई तब तक ब्रेड ही ख़त्म हो गए। सपोज़ यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग लगे हैं, जैसे ही 50 ने ले ली उसके बाद ब्रेड ही ख़त्म हो गई, है ना। तो ये भी वहाँ पे चीज़ें हुई। अब जब वहाँ पे सपोज़ ये एक दुकान है, यहाँ पे लाइन है, जो क्राउड थे एंग्री वुमेन थी, उन्होंने शॉप पर भी हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ लोगों के पास थी ब्रेड्स लेकिन वो दे नहीं रहे थे। और इसी टाइम पे जब ये सब हो रहा था, बैड हार्वेस्ट हुआ, ब्रेड के प्राइस हाई हो गए, तब किंग ने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को वो सिटी में मूव कर लें। 14 जुलाई को जो क्राउड था वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया बेस्टाइल को। अब बेस्टाइल भी हम बीच में कहाँ से आ गया, मैं अब आपको बताती हूँ सही से। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें हमने बात करी थी बेस्टाइल की। ये जो पूरा था ये एक इन्होंने जैसे हमें बाद की चीज़ दे दी थी, ये हमारा पहले का दिया है, बाद का दिया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, बिल्कुल इंट्रो अभी देना नहीं चाहिए था इन्हें। ये हमारा अभी बैकवर्ड में चल रहा है। ये अब हुआ जब उन्होंने बोला बेस्टाइल को ब्रेक तोड़ दिया, स्टॉर्म कर दिया, ये तब की बात है। उन्होंने अच्छे से यहाँ पे बता रखा है। 14 जुलाई को किंग ने अटैक बोला ट्रूप्स को वो सिटी में मूव कर ले। रूमर फैल गए थे कि किंग सून ऑर्डर कर देगा कि फायर कर दो सिटीजन्स पे। और यहाँ जो सारी चीज़ें हुई जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ये सब अब हुआ। यहाँ पे जो 14 जुलाई यहाँ पे लिखा है, 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। ये जो बात को इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया पहले पन्ने पे, चैप्टर का जो पहला पन्ना है उस पर डिस्क्राइब किया है।
मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया भी था, आप उसे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी जल्दी से समझ जाए। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब हम आगे करते हैं। जो कंट्री है उसमें रूमर्स फैल गए विलेज से विलेज का कि लॉर्ड ऑफ द मैनर। अब मैनर यहाँ पे किसे कहा गया? एस्टेट में, जिसमें सारे एस्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड लैंड्स एंड मैंशन। ओके, अब यहाँ पे जो दिया है ये हम जानेंगे। कंट्री में रूमर्स फैल गए, विलेज से विलेज तक रूमर फैल गए। क्या रूमर फैले? कि जो लॉर्ड है उसने ब्रिगेंड्स के जो बैंड है उन्हें ले लिया है, हायर कर लिया है, who were on their way to destroy the ripe crops। वो क्या काम कर रहे हैं? सपोज ये क्रॉप अच्छी उगी है तो इसे ख़राब करने पे आ रहे हैं सारे लोग, ठीक है। और आगे लिखा है जैसे caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized horses and pitchforks and attacked chasters। जो यहाँ पे वर्ड है चिटर्स, इसका मतलब है कैसल या फिर कोई स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन। सिंपल समझे हम, कैसल ये ई है, ठीक है, कैसल समझो। और फिर दे लूटेड hoard grain and burned down documents containing records of manorial dues। अब इन लोगों ने क्या किया? किंग ने जो जिन्हें हायर किया, जिन लोगों का हायर किया, उन्होंने इसे काम क्या दिया कि वो जाएं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जला दें, जो भी ग्रेन है उसे भी जला दें, और जितना भी इस काम का जैसे उनका सामान है उन सबको जला दिया उसने। जो लार्ज नंबर के नोबल्स थे वो अपने घर से चले गए दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया था। जितने भी इम्पोर्टेंट, सपोज ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसे जला दिया, जो भी खाने की चीज़ है उसे जला दिया। तो ऐसे यहाँ पे तो जीना बहुत मुश्किल है ना, यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो कहाँ चले गए? नेबरिंग कंट्रीज़ में। अब लुई 16 ने सोचा कि इतना ज़्यादा ये कर रही है थर्ड एस्टेट, इन्होंने क्या किया? नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने पास किया एक डिग्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। क्या उन्होंने क्या चीज़ पास की? उन्होंने असेंबली में ये पास किया कि जो भी टैक्स देने पड़ते थे थर्ड एस्टेट को वो कम कर दिए गए। जैसे कि जो टैक्स था जो उन्हें डायरेक्ट नहीं देना था स्टेट को, जो उन्हें चर्च को देना होता था वो बंद हो गया। जो उन पे ऑब्लिगेशंस थे वो बंद हो गए बहुत सारे। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे वो सब कम कर दिए गए, और बहुत सारी चीज़ें तो हटा ही दी। तो ये सब हुआ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया एक पूरा। अब जैसे जो टिप्स था, जो मैंने आपको बताया टैक्स था, वो हटा दिया गया। अब एज अ रिज़ल्ट, इसका जो रिज़ल्ट आया वो क्या था? द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। ठीक है, ये सबसे मेन बात हुई। इस पूरे से हुआ क्या? तो इस टॉपिक में और भी है, अभी इतना तो हुआ। अब फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन तो मिल गया, लेकिन अभी भी उसके पास मोनार्ची है, इसलिए इसे बोला गया फ्रांस बिकेम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक फॉर्म हो गया। लेकिन अभी तक किंग तो गया नहीं, तो किंग भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो एक बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अच्छे से बन गया वो 1791 में बन गया था। उसका उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो मोनार्च की पावर है उसे कम कर दिया जाए। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? जो किंग की पावर थी उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सपोज ये किंग है, इसकी 3 पावर डिवाइड हो गई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहाँ पे जो लिखा है, ओके, यहाँ पे पूरा लिखा है, देखो यहाँ पे 2 3 है,
यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें किंग की पावर को डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट ये हुई, सेकंड ये हुई, थर्ड ये हुई। अब इस वजह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। अब आगे यहाँ पे डायग्राम जो दिया है उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, क्या यहाँ पे दिया है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव। जुडिशरी मतलब जज, वोट कौन करेगा इन्हें? एक्टिव सिटीजन, जो भी एक्टिव सिटीजन है वो, ठीक है। पैसिव सिटीजन कौन हुए? जो लोग वोट नहीं कर सकते, जैसे जो वुमेन है इन्हें अभी तक वोटिंग राइट नहीं मिला था, चिल्ड्रन है इन्हें नहीं मिला था, और यूथ जो 25 ईयर्स से कम है उन्हें। ये तो था जुडिशरी का। लेजिस्लेटिव को भी वोट करके इलेक्ट किया गया है, तो उन्हें भी एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते हैं। जब लेजिस्लेटिव बनी उसमें जो लोग इलेक्ट हुए उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई, उससे फिर उन्होंने मिनिस्टर्स बनाए। मिनिस्टर को कंट्रोल करते हैं, द मिनिस्टर इन्हें कंट्रोल करते हैं। किंग और इसका आपस में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो नेशनल असेंबली है किंग को इसकी बात भी अभी माननी पड़ रही थी, क्योंकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही शुरू कर दी थी। इन्हें पता लग गया कि इनके साथ कितना ज़्यादा गलत हो रहा है और अब इन्हें ये सही करवाना चाहते थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसमें जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स who in turn choose the assembly. Not all citizens have right to vote. अब यहाँ पे जाना कौन लोग वोट कर सकते थे और कौन नहीं। जो भी आदमी है, एक तो आदमी की बात हो रही है, औरत तो वोट कर ही नहीं सकती। जो भी मेन 25 साल से अबव हैं और वो टैक्स पे करते हैं, कितना, जो एक लेबर का वेज है, सपोज लेबर्स वेज जितनी भी है उसके 3 टाइम्स 3 डेज और लेबर्स वेज, इतना अगर कोई टैक्स देता है और वो 25 साल से ऊपर है और वो आदमी है, तभी वो वोट कर सकते हैं और उसे कहेंगे एक्टिव सिटीज़न। और जो लोग नहीं कर सकते उन्हें कहेंगे पैसिव सिटीज़न, ठीक है। और जो लोग हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, उन्हें भी वोट करने का अधिकार था। अब हम यहाँ पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब उन्हें राइट बहुत सारे मिलने लगे, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब उन्हें मिलने लगा। और जो है कि वह एस्टैब्लिश आर नेचुरल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ and could not be taken away. It is the duty of the state to protect a citizen. अब वो बोल रहे हैं ये जो राइट्स थे ये हर सिटीज़न को मिलने चाहिए, जब से वो पैदा हुए, ये कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम्स सिंबल्स आते हैं जिनसे पता लगता है कि वो क्या डिपिक्ट करते हैं, हमें ये जानना है। सपोज अब एक ब्रोकन चेन है, तो उसका मतलब चेन्स वर यूज्ड टू फीटर स्लेव्स। चेन यूज़ होती थी कि जो स्लेव्स हैं उन्हें बांधने के लिए। अब ब्रोकन चेन ब्रोकन अगर चेन टूटी हुई है तो मतलब आप सब फ्री हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, मतलब वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। अगर मैं आपको बोलूँ ये एक रॉड तोड़नी है, सब आराम से तोड़ देंगे, बट अगर मैं यहाँ पे अच्छे से बहुत सारी बना दूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे जैसे इमेज बनी हुई है, अब इतनी सारी आपको एक साथ तोड़नी है तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए यूनिटी होना ज़रूरी है। यूनिटी होगी तो वो भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। अब एक ट्राइंगल के अंदर एक आई और उसमें से रेडिएशन हो रहा हो, मतलब लाइट आ रही हो। ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द सन, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे रॉड सी बनी हुई है, इसे कहते हैं सेप्टर, मतलब सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जिसके पास रॉयल पावर हो। अब यहाँ है स्नेक है, बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। ये एक स्नेक है, वो अपनी पूंछ काट रहा है, एक रिंग बना रहा है।
रिंग का मतलब है एटर्निटी। अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। रिंग की ना तो कहीं शुरुआत है और ना कहीं ख़त्म। अब अगर ये अच्छे से जुड़ा हुआ है तो आपको पता नहीं लगेगा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे ख़त्म हुआ है। आगे है रेड कैप। रेड फिरेंजियन कैप मतलब वो स्लेव फ्री हो गया, बिकमिंग फ्री। जो स्लेव थे उन्हें एक रेड कैप पहननी पड़ती थी। जो स्लेव थे उन्हें अलग कलर की कैप पहनी थी। अब जब वो फ्री हो गए तो उन्हें कैप पहननी है रेड कलर की। उसका पता लगता है कि ये फ्री है। अब यहाँ पे एक वुमेन है, उसमें 3 कलर हैं, ब्लू, वाइट और रेड। उसकी जो ड्रेस है ये दिखाते हैं नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। जो झंडा है फ्रांस का उसमें जो कलर आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक विंग्ड वुमेन है, मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। ये लॉ उसको दिखा रही है। द लॉ टेबल दिखा रही है कि सारे लॉ जो हैं वो इक्वल हैं, सब लोगों के लिए सेम है। ये नहीं कि ये फर्स्ट स्टेट का है तो इसके पास ज़्यादा है, ये सेकंड का है तो उसके पास ऐसा है, कुछ नहीं। अब सारे लगभग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट हैं ये लगभग सारे इक्वल हो गए। बस अभी वुमेन को अच्छे से राइट नहीं दिया गया, लेकिन आगे वो भी मिल जाएगा। तो इस टॉपिक में मैंने आपको ये सारा बता दिया है। इस टॉपिक में इतना ही था। स्टार्टिंग हुई थी, एक बार मैं आपको वापस रिकैप करा रही हूँ। स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, आउटब्रेक कैसे हुआ। लुई 16 को टैक्स इंक्रीज़ करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी थी। उसके लिए वो उसने लास्ट बुलाई गई थी 1614 में। अब इसने बुलाई है 5 मई 1789 को। जो मीटिंग थी उसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग आते हैं। फर्स्ट से आए 300 लोग, सेकंड से आए 300 लोग, थर्ड से आए 600 लोग। पहले होता था कि हर एक स्टेट का एक वोट है, पर थर्ड स्टेट ने इस बार बोला कि ये नहीं होना चाहिए और इस बार हर एक इंसान का एक वोट अपना होना चाहिए। जब किंग ने ये रिजेक्ट कर दिया तो ये सारे लोग वहाँ से चुपचाप चले गए। वो गए इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और उन्होंने बोला वो वहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक एक फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। इसे लीड किया मिराबिये एंड एबेसियास ने। जब ये सब हो गया फाइनली 4 अगस्त 1789 को एक लगभग एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ बन गया था। लेकिन अच्छे से जब वो बना तो वो बन गया था 1791 में। फिर जो किंग की पावर थी वो 3 में डिवाइड हो गई, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में। मेनली यहाँ पे इतना ही हुआ। फिर जो बहुत सारे सिंबल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इस सिंबल का सपोज़ क्या मीनिंग है और वैसे, तो आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्रांस अबॉलिश मोनार्ची एंड बिकेम्स अ रिपब्लिक। अभी क्या था, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी है लेकिन मोनार्च भी है। अब आगे होगा कि वो मोनार्च हट गई बिल्कुल और रिपब्लिक हो गई कंट्री। और उसके बाद आएगा एक टॉपिक, वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन्स का एक कोई रिवॉल्यूशन था, ये हम पढ़ेंगे। अभी तक सेकंड टॉपिक हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।